डियर बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग फिर मिले हैं। लास्ट लेक्चर में जो इंडक्टर का बात था, अब आज कैपेसिटर का बात करेंगे कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ जब कैपेसिटर में अप्लाइड करेंगे तो क्या होगा। जस्ट ए मिनट, वीडियो एडजस्ट कर लूं मैं। ओके ओके, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड टू कैपेसिटर। देखो, अब कैपेसिटर में अल्टरनेटिंग ईएमएफ को अप्लाइड करना है। अल्टरनेटिंग ईएमएफ को मैं कैपेसिटर में अप्लाइड करता हूं। अब कैपेसिटर के बारे में पढ़े आप लोग, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C, Q इजिकल टू C भी, ऐसा पढ़े होंगे, ठीक है। C इजिकल टू Q बाई V, मतलब कैपेसिटर आप जानते हो ऑलरेडी, बताने नहीं है। ये कैपेसिटर है, कंडेंसर है, और इस कंडेंसर में हम अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ को अप्लाइड करते हैं, ठीक है। जे अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ कैपेसिटर में अप्लाइड होता है। E इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जैसे V इजिकल टू V नॉट था वैसे E इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो चलो मैंने अप्लाइड कर दिया। आप देखते हैं यहां से हमें क्या फाइंड करना, फिर लाना सबको I इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखना है करंट और वोल्टेज का फेज सेम है या डिफरेंस है। देखना कौन लीड करता, कौन लैग करता। पता करना नया रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, सब मालूम होगा, ठीक है। देखो, तो लेट अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड टू कैपेसिटर इज इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आप भी इजिकल टू V नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते थे। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको मालूम है ना कि कैपेसिटेंस क्या होगा, C इजिकल टू Q बाई V होगा, क्योंकि Q इजिकल टू C भी होता है। अरे बात समझ में, तो Q इजिकल टू C भी आपको मालूम है। यहां से अगर हम V इजिकल टू बात करेंगे तो क्या होगा, Q बाई C होगा, ठीक है ना। ऐसा कैपेसिटेंस को हमने अप्लाइड किया, V इजिकल टू Q बाई C। अब बट सर यहां पर ना V का प्लेस में ईएमएफ है। अच्छा, V का प्लेस में ईएमएफ है, कोई बात नहीं, तो ईएमएफ ले लेते हैं। अरे बात समझ में, तो Q इजिकल टू, जैसे Q इजिकल टू हमने कर लिया CV, तो C ईएमएफ लिख सकते, ऐसा क्या प्रॉब्लम है। या वोल्टेज ईएमएफ के बारे में तो आपको बात किए हैं। तो अभी C ईएमएफ का वैल्यू क्या हो गया, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ Q मिला। सर I इजिकल टू लाना आई नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ, तो Q है ना, dQ बाई dt को करंट बोलते हैं। कहीं इंटीग्रेशन करते से तो कहीं डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा ना। टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। देखो क्या हो गया, dQ बाई dt d बाई dt C ई नॉट साइन ओमेगा टी। अरे बस समझ में। अब dQ बाई dt क्या मिल गया, तो सर dQ बाई dt तो I मिल गया। C ई नॉट को बाहर कर लेते, ई नॉट C को बाहर कर लेते, तो d बाई dt क्या बच गया, साइन ओमेगा t बच गया। ध्यान देना कैसे हम कर रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। C इजिकल टू Q बाई V, Q इजिकल टू C भी, V के प्लेस में EMF E का ई नॉट साइन ओमेगा t, dQ बाई dt d बाई dt पूरा का हो गया। C ई नॉट बाहर ले लिए, साइन ओमेगा टी का क्या होगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। देखो तो हो गया ई नॉट सी, अब साइन का क्या हो गया, तो कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। मतलब अगर ओमेगा को बाहर लाएं तो ई नॉट सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सर आप I इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म में आपको ले जाना है, आप ऐसे मत कीजिए। हाँ, तो कैसे करें, लाना है ना, देखो लाते कैसे, ध्यान देना। क्या कर सकते हैं, देखो ना, अगर इसको ऐसा करें ई नॉट बाई 1 बाई सी ओमेगा, तो कुछ किसी को प्रॉब्लम है नहीं ना, सी ओमेगा ऊपर चल जाएगा, ई नॉट के साथ मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा ना। साइन कॉस को साइन लेना, साइन 90 माइनस थीटा का है, 90 प्लस थीटा कॉस नहीं होता फॉर्मूला, माइनस करते प्लस भी कर सकते हैं। प्लस करना क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट है, यहाँ करंट लैग नहीं करेगा, करंट लीड करेगा। तो क्या करते हैं, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, साइन 90 प्लस थीटा भी होता कॉस थीटा, ठीक है, माइनस तो होता प्लस भी होता,
पढ़ेंगे आप। तो यहां पर ई नॉट बाई 1 बाई सी ओमेगा साइन ओमेगा टी साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, मतलब सीधा करके ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब सर देखिए क्या क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ई नोट बाई आर होना चाहिए, आई बराबर मेरा होता आई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट का प्लेस में ये वाला हो गया, फिर पाई बाई 2 का चक्कर आ गया। ठीक है, बताते हैं, वीडियो पॉज करके इतना नोट कीजिए। ओके ठीक है, हो गया पॉज, हो गया नोट, आगे बढ़ते देखो क्या। देखो अब यहां पर जो पाई बाई 2 का चक्कर आया है, उसके पहले पाई बाई 2 का जो चक्कर है उससे पहले उसका क्या चक्कर था उसको देखते हैं। देखो पहले का देखो क्या बात है, पहले तो यह है ना कि I इज इक्वल टू ई नोट बाई I इज इक्वल टू ई नोट बाई 1 बाई सी ओमेगा। ये किसके प्लेस में है, एक बार पूरा लिखते हैं। साइन वो जो पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी है उसके बदले ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, बट हमारा होता है I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो एक बात तो क्लियर है कि वेयर आई नोट इज इक्वल टू क्या हो गया, ई नोट बाई 1 बाई सी ओमेगा, और इसको हम बोलेंगे पीक वैल्यू ऑफ किसका, कैपेसिटिव सर्किट। मतलब जब आप कैपेसिटर को कनेक्ट किए ना तो सर्किट का नाम बदल गया, और कैपेसिटर को कनेक्ट करने से उस सर्किट का नाम हो गया कैपेसिटिव सर्किट। क्या नाम हो गया, कैपेसिटिव सर्किट। ओके, तो सर आर का प्लेस में कौन है, आर का प्लेस में कौन है, देखो तो आर का प्लेस में कौन है, आर का प्लेस में, क्योंकि आई बराबर होता ई नोट, ई नोट मतलब ई नोट का मतलब आई नोट का मतलब ई नोट बाई आर। तो आर का प्लेस में कौन आ गया, यहाँ रेजिस्टेंस का प्लेस में कौन आया, होता ना आई इज इक्वल, ऐसे होता ना आई नोट इज इक्वल टू ई नोट बाई आर। प्रीवियस लेक्चर में सारे लेक्चर को क्लियरली मेरा पढ़े, समझ में आएगा फिजिक्स, प्रॉब्लम नहीं होगा। छोड़ के पढ़ेंगे दिक्कत होगा। इसके पहले का लेक्चर देखे, पहले का लेक्चर देखे, फिर देखिए कितना मजा आता देखो। तो ई नोट बाई 1 बाई सी ओमेगा। अब यहाँ 1 बाई सी ओमेगा के प्लेस में रेजिस्टेंस है, मतलब आपका बोलना है कि 1 बाई सी ओमेगा रेजिस्टेंस है, आर का प्लेस में है। हाँ, जब कैपेसिटर के साथ अल्टरनेटिंग करंट को कनेक्ट करेंगे, अरे बस समझ में, तो रेजिस्टेंस का प्लेस में कौन है, 1 बाई सी ओमेगा, 1 बाई सी ओमेगा रेजिस्टेंस का प्लेस में, अरे बात समझ में। देखो तो 1 बाई सी ओमेगा इज अ रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट। ये किसका रेजिस्टेंस है, तो कैपेसिटिव सर्किट का रेजिस्टेंस। अरे बात समझ में। एंड कॉल्ड, इसको बोलते क्या है, कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड डिनोटेड बाय XC। मतलब XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, डेट मीन्स 1 बाई 2 पाई FC। मतलब आपका कहना है कि RMS करंट अगर निकालना होगा जब कैपेसिटर होगा तो VRMS बाई XC, डेफिनेटली, व्हाई नॉट, VRMS बाई XC। ठीक है, और XC का प्लेस में, XC का प्लेस में VRMS बाई ओमेगा सी, 1 बाई ओमेगा सी, डेट मीन्स IRMS इज इक्वल टू VRMS बाई 1 बाई 2 पाई FC। ऐसा 2 पाई FC मल्टीप्लाई होगा VRMS के साथ में। ये कंडीशन आने वाला, डेफिनेटली ये कंडीशन आने वाला।
आ रहा बात समझ में? डेफिनेटली आने वाला ये। और यहां पर IRMS इज इक्वल टू VRMS बाई एक्स, और SI यूनिट अगर कोई बोल दे तो SI यूनिट ऑफ XC इज ओम, ओम होगा, SI यूनिट इसका ओम होगा XC का। हरी बात समझ में? रेजिस्टेंस है। अब सर ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 का क्या कॉन्सेप्ट है, देखते हैं, नोट कीजिए। कर लिए होंगे? अब ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, करंट में पाई बाई 2 प्लस है, करंट में पाई बाई 2 प्लस है। इसका मतलब यह है कि करंट लीड करता है। सबसे पहली बात, करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस सेम नहीं है। करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस 90 पाई बाई 2 यहां भी है, इंडक्टर में भी पाई बाई 2। तो ओम्स लॉ भी नहीं करेगा, एकदम नहीं करेगा। देखो तो क्या ऑब्जर्वेशन है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट करंट लीड्स वोल्टेज, करंट वोल्टेज पे लीड कर रहा थ्रू एन एंगल ऑफ पाई बाई 2, दैट इज वोल्टेज लेग्स बिहाइंड द करंट, voltage lags behind the current through an angle of pi by 2. Phase difference between current and voltage is pi by 2। जो करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस है वो पाई बाई 2 है, ठीक है। अभी करंट लीड कर रहा, इंडक्टर में क्या था, करंट लैग करता था। ये बात को समझना, कहां लीड होता कहां लैग होता। तभी आप LCR सर्किट, अब LCR सर्किट के बहुत करीब हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने R पढ़ा, L पढ़ा, C पढ़ा, तो फिर LCR पढ़ेंगे, फिर LCR से LR, CR, LC ऑसिलेशन, रेजोनेंस, पावर फैक्टर, Q फैक्टर, सारा कुछ, ठीक। तो करंट वोल्टेज से लीड करता है यहां पर और वोल्टेज लैग करता है। आ रही बात समझ में? अच्छा, टाइम डायग्राम बना देते और क्लियर हो जाएगा। देखो देखो, फिर फेजर डायग्राम भी बना देते हैं। टाइम डायग्राम में मान लो ये वोल्टेज है, EMF है, EMF वोल्टेज जो करना, ये अगर EMF है इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है। अब ये पाई है तो ये वाला क्या हो गया, पाई बाई 2, ये 2 पाई है तो ये क्या हो गया, 3 पाई बाई 2, ये हो गया 5 पाई बाई 2। अब ना करंट और वोल्टेज फिर साथ साथ नहीं जाने वाला, साथ साथ बस तभी जाता है जब रेजिस्टेंस का बात होता है। जब हम लोग रेजिस्टेंस का बात करते हैं, रजिस्टर अप्लाइड करते हैं, तभी करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। जब भी हम बात करेंगे इंडक्टर या कैपेसिटर का, तो वोल्टेज सेम नहीं होगा। अब यहाँ लीड कर रहा है, मतलब मान लो यहाँ आई नॉट है और वो पाई बाई 2 एंगल से ही सबका जा रहा, सबका हाफ वाला से ही जा रहा, सबका हाफ वाला से जा रहा। देखो ऐसे ये हो गया I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। हेयर
करंट लीड्स वोल्टेज थ्रू एंगल ऑफ π/2। यहां करंट लीड करता है वोल्टेज से π/2 के एंगल से, यानी कि वोल्टेज लैग करता है करंट से π/2 के एंगल से। अच्छा, फेजर डायग्राम भी देख लेते हैं, नोट कीजिए आप इसको। तो फेजर डायग्राम देख लो बच्चों, इसका फेजर डायग्राम फिर I0 और V0 परपेंडिकुलर है π/2 का एंगल से, और ओमेगा टी, ये ओमेगा टी जो यहाँ पर है ना बार बार, वो तो थोड़ा लगता होगा ओमेगा टी है वो फेज एंगल, वो LCR सर्किट में बहुत बढ़िया से क्लियर होगा, ठीक है ना। वो तीनों कनेक्ट करेंगे तो tan phi के फॉर्म में उसका एंगल निकलेगा, ठीक है। देखो तो क्या है ना, ये ओमेगा टी है, ये π/2 I0 और V0 परपेंडिकुलर है। अभी हम एक क्वेश्चन बात करते हैं, ये फेजर डायग्राम हो गया, टाइम डायग्राम के साथ एक प्रॉब्लम देख लो। प्रॉब्लम ये है कि 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, अब 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर दैट इज 60 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, और माइक्रोफैराड मिली माइक्रो, हाँ -6, ठीक है। 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज, यानी जो करंट है वो भी RMS वोल्टेज है 110 वोल्ट, और जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज। अब निकालना क्या है, तो RMS वैल्यू, तो RMS इजिकल टू VRMS/R, R नहीं XC, R तो जब रेजिस्टेंस है तो XC का 1/2πfc, डैट मीन्स हो गया VRMS इंटू 2πfc। अब VRMS का वैल्यू कितना है, 110 इंटू 2 इंटू पाई इंटू f हो गया तुम्हारा 60, और C हो गया 60 इंटू 10⁻6। पूरा सॉल्व कर देना, सॉल्व करोगे तो आएगा 2.49 एम्पियर। तो आप समझ लो कि क्या क्या फॉर्मूला हम लोग फाइंड किए जब अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ रजिस्टर, इंडक्टर एंड देन कैपेसिटर, ओके। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट मिला हमें, क्या क्या फॉर्मूला मिला हमें। अब जब R L C को अलग अलग कनेक्ट करके जब हम पढ़ लेंगे, तो फिर तीनों को जब कनेक्ट करेंगे ना LCR सर्किट, तो फिर LCR सर्किट का बात ही अलग होगा। तो बच्चों क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, LCR सर्किट पढ़ना है, उसके साथ LR/CR होगा, LC ऑसिलेशन है, रेजोनेंस है, सब टॉपिक है। तो आने वाले लेक्चर में वो मिलेगा। अच्छा, एक पॉइंट और क्लियर करना हमें थोड़ा सा इसमें, वो देख लो क्या, ये हो गया, नोट कर लेना इसे, एक पॉइंट और क्लियर करना, देखो ठीक है। वो इंडक्टर वाले मेरे लेक्चर में भी छूट गया था, जो यहाँ देख लेना, देखो क्या हुआ। जैसे कैपेसिटर में हमने क्या देखा, XC इक्वल टू 1/2πfc, मतलब जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी का। तो आप ना फ्रीक्वेंसी के साथ जब आप ग्राफ खींचोगे ना इंडक्टिव रिएक्टेंस का, तो इस टाइप से आएगा ये ऐसे। और हमने देखा था उस लेक्चर में, इंडक्टर वाले लेक्चर में, वो क्या था, देखो इंडक्टर वाले लेक्चर में, इसके प्रीवियस लेक्चर में वो हमने देखा था कि XL इजिकल टू 2πfL, मतलब फ्रीक्वेंसी वर्सेस इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। तो हम देखे थे ना XL प्रोपोर्शनल F, मतलब अगर ऐसा कर दें कि इधर फ्रीक्वेंसी डाल दे F, इधर XL डाल दे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर क्या था कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस विथ वर्सेस कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बच्चों मैं आज आपको एक टास्क देता हूं, उसमें आप कुछ और पॉइंट्स अपने से बुक से भी कर सकते हो या कुछ सोच सकते हो, अगर बुक्स होगा तो देखना। क्या एक कंपैरिजन करना तुम्हें, किसका किसका, रेजिस्टेंस डिफाइन करना, अपने से लिखना तीनों का, रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट ओम, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट भी ओम।
तीनों रेजिस्टेंस है, तीनों का काम करंट के फ्लो का अपोज करना है और रेजिस्टेंस के प्लेस में ये यूज होता है। ओके, तो आप बहुत अच्छे से ये सारा लेक्चर करें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हम लोग LCR सर्किट के बारे में बात करते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और हम लोग LCR सर्किट और LC ऑसिलेशन में नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं। ओके।